बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं तामिल इरशाद और तामिल इरशाद के साथ मैं हूं आपका मेज़बान साहिल नसीर वानी। जी हाँ नाजरीन, आज हमारे साथ मौजूद है एक इंस्पायरिंग पर्सनालिटी। जी हाँ नाजरीन, हम बात कर रहे अभी हमारे साथ मौजूद है SDM ऊडी हरविंदर सिंह IAS है। तो आज हम बराह रास्त SDM ऊडी से बात करेंगे रिलेटेड IAS। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने हमसे रब्ता किया, ग्रेजुएट्स हो या ग्रेजुएट्स हो, उनकी यही चाहत रहती थी कि वो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में जाए, चाहे हम बात करें KS की, IAS की, IFS की, IAS की। तो इस सिलसिले में आज हम रूबरू बात करेंगे हरविंदर सिंह IAS, जिसने क्वालिफाई किया है। प्रेजेंटली हिज पोस्टेड एट SDM ऊडी। तो सर से हम जानने की कोशिश करेंगे कि काफ़ी सारा फोबिया है अभी भी स्टूडेंट्स में, कि वो जानना चाहते हैं कि आखिर व्हाट्स द राइट ट्रैक इन ऑर्डर टू क्रैक द KS। जी सर, वेलकम। थैंक यू जी। जैसा आपने बताया, ये फोबिया होता है। फोबिया इस चीज़ का होता है कि हम मेहनत करें और क्या पता हमें हमारा मुकाम मिले ना मिले, इसीलिए फोबिया होता है। UPSC के एग्जामिनेशन हैं, JKPSC के एग्जामिनेशंस हैं, इसमें इतना कट थ्रोट कंपटीशन होता है। UPSC में 7-8 लाख बच्चे गिनी चुनी 700 सीटों के लिए compete करते हैं। फिर उसमें से भी वो कोशिश करते हैं कि वो IAS, IPS, IFS, IRS इनमें फॉल कर सके। तो गिन चुन के उनके पास 300-400 सीटें होती हैं। तो आप खुद सोचिए, 6 लाख बच्चा 300-400 सीट के लिए So you compete mean to say that this is a very highly competitive exam. So what's the right track? Even after a student after completing his graduation, क्या अगर ग्रेजुएशन के बाद वो इसी पर फोकस करेगा, कैन ही विल बी सक्सेसफुल? देखिए, आप दिल लगा के मेहनत करोगे तो आप पक्का सक्सेसफुल होंगे। जैसा कि अभी आपने अपने बारे में बताया, आपने डबल मास्टर्स डिग्री की है। ये मेहनत पर है, आप मेहनत करें। एक तरीका होता है, हर एक एग्ज़ाम का एक सेट सिलेबस होता है, आपको उस सिलेबस को अच्छे से प्रिपेयर करना होता है। UPSC में भी ऐसा है, आपको पता होना चाहिए आप अगर कोई बैटल लड़ने जा रहे हो तो बैटल है क्या, उसमें कितनी स्टेजेस है, प्रीलिम्स है, मेंस है, इंटरव्यू है। प्रीलिम्स में क्या सिलेबस रहता है, एग्जामिनेशन क्या ड्यूरेशन क्या होता है, कितने नेगेटिव पॉजिटिव, वो सारी चीज़ों का। और फिर उसके बाद मेंस होता है, मेंस में कितने पेपर होते हैं, क्या क्या टॉपिक्स हैं, वो सारी चीज़ें अगर आपको पता हो और आप उसके बेसिस पे पढ़ाई करें एंड देन उसी के बेसिस पे आप प्रैक्टिस करें, तो ये एग्ज़ाम क्रैक किया जा सकता है। ये मेरी अपनी लाइफ की स्टोरी है कि मुझे भी लगता था मैं इस एग्ज़ाम के लिए बना नहीं हूँ। मेरा खुद एक प्लान था कि जस्ट सस्टेन करना है, कुछ एक अच्छी सी जॉब होनी चाहिए। लग भी गई थी, एक गेस्टेड जॉब लगी थी, बट देन एक मन में उम्मीद थी कि कुछ और अच्छा कर सकते हैं। तो मेहनत की और शायद ऊपर वाले का हाथ भी रहा कि फाइनली आई कुड क्लियर दिस एग्ज़ाम। और मुझे यही आप सब बच्चों से भी यही कहना है कि आप मेहनत करें, बाकी रिजल्ट्स ऊपर वाले पे छोड़ दें, पर अपनी तरफ से कोई कमी ना रखें, एग्ज़ाम क्लियर किया जा सकता है। वन मोर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो ऑडियंस जानना चाहते हैं या KS, IAS या IPS के एस्पिरेंट्स जानना चाहते हैं, क्या कोई स्टूडेंट घर में ही मेहनत कर सकता है, बाद में क्वालिफाई कर सकता है, या इट्स वेरी मच इम्पॉर्टेंट टू गो फॉर कोचिंग एंड ऑल दैट? व्हाट्स योर व्यू? मेरा व्यू पॉइंट ये है कि अगर आप डिसिप्लिन है अपनी लाइफ में तो ये एग्ज़ाम घर से बहुत अच्छे से क्वालिफाई किया जा सकता है। बट आपको घर पे बैठ के ये पता नहीं चलता है। कई बार आपको लगता है कि जस्ट आप एक एग्ज़ाम में compete कर रहे हैं, आपको पता ही नहीं चलता कि आपके कंपटीशन में आगे क्या है। तो लोग अगर दिल्ली जाते हैं या लोग कहीं कोचिंग करते हैं तो उनको बस एक एज ये मिल जाता है कि वो उसी एनवायरनमेंट में, उसी कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में वो तैयारी करते हैं, तो वो अपनी वो पेस मेंटेन कर पाते हैं और अपने आप को, मतलब अगर उनका अपना डिसिप्लिन नहीं है तो कोचिंग उनको वो डिसिप्लिन दे देते हैं। बट मुझे लगता है कि घर पे बैठ के बहुत अच्छी तैयारी होती है, आप डिसिप्लिन हो और अगर आप वाकिफ़ हों कि आगे बाकी बच्चे क्या कर रहे हैं, वो कितना आगे या कितना पीछे हैं आपसे तैयारी में, तो आप बकायदा इस एग्ज़ाम को अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। अच्छा सर, और एक बात, अगर हम आपकी बात करें, क्या सर आपका पहला अटैम्प्ट सक्सेसफुल हुआ या आपको भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ी? देखिए, मैंने ये एग्ज़ाम क्लियर किया अपने 3rd अटैम्प्ट में। जी। फर्स्ट अटैम्प्ट में आई कुड नॉट क्लियर प्रीलिम्स, सेकंड में प्रीलिम्स क्लियर हो गया, मेंस क्लियर नहीं हुआ, और थर्ड में फाइनली फिर ये पूरी स्टेजेस क्लियर कर पाया। इनफैक्ट जो फर्स्ट अटैम्प्ट था वो मैंने पूरा जम्मू से तैयारी की थी अपने घर से। सेकंड अटैम्प्ट के लिए मैं दिल्ली से जुड़ना शुरू हुआ था, बीच बीच में दिल्ली जाना, कंपटीशन देखना क्या है, वहाँ से जाके नोट्स उठा के लाना। थर्ड अटैम्प्ट के लिए भी मैंने घर से ही तैयारी की है।
थोड़ी सी टेस्ट सीरीज़ वगैरह ज्वाइन की थी दिल्ली में, तो मुझे लगता है कि प्रैक्टिस आपको उन्हीं के साथ मिलकर करनी चाहिए जो फाइनली नेशनल लेवल को पे आपको कॉम्पीट करने वाले हैं। तो टेस्ट सीरीज़ बहुत एक इम्पॉर्टेंट पैमाना हो जाता है आपकी प्रिपरेशन को देखने का। बाकी तैयारी आप बिल्कुल घर बैठ के कर सकते हैं। अच्छा सर, अगर हम इसका शेड्यूल ऑफ स्टडी की बात करें तो कितने घंटे एक एस्पिरेंट को, एक कैंडिडेट को कंटिन्यूसली पढ़ना है? अगर कैंडिडेट को एग्ज़ाम क्लियर करना है तो वो घंटों में दिन को देखे ही ना, वो पूरा दिन देखें कि उसके पास सिर्फ खाने पीने का और सोने का टाइम होना चाहिए, बाकी उसे पढ़ाई करनी है। तो मेरे ख्याल से मतलब देखिए, हर एक बच्चा, जैसे हम 3-4 साल की उम्र में पढ़ाई शुरू करते हैं और हम 12th फिर ग्रेजुएशन अपनी 18 साल 20 साल की उम्र में कंप्लीट करते हैं, तो हमारा एक सिस्टम बन गया होता है पढ़ने का। हम उसी सिस्टम को कंटिन्यू करें। कोई बच्चा ऐसा होता है जो थोड़ा सा पढ़ता है तो अच्छे मार्क्स ले लेता है, कोई बच्चा ऐसा होता है बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है तो मार्क्स आते हैं। तो आप ये ना सोचें कि यूपीएससी के लिए आपको बिल्कुल किसी को कॉपी करना है, इमिटेट करना है। आप अपनी स्ट्रेंथ्स को पहचानें। कई बार आप कम पढ़ के भी अच्छा मार्क्स ला सकते हो, कई बार आपको ज़्यादा पढ़ने से आप कन्फ्यूज़ हो जाते हो, आपको इतना ज़्यादा पढ़ लेते हो कि आपके आइडियाज़ क्लियर नहीं रहते। तो वो सब चीज़ें आप पे डिपेंड करती है आपको कितना टाइम देना है। बट यही मैं बोलूँगा कि जब आप इस एग्ज़ाम के लिए जा रहे हैं, आपको भूलना नहीं है। आपको खाते टाइम, सोते टाइम, हर टाइम याद रहना चाहिए कि हाँ, मेरा एजेंडा क्या है। अगर आप वो भूल जाते हैं तो फिर टाइम मैटर नहीं करता। एग्जैक्टली। तो सर, लास्ट पर हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, कुछ लड़कों का ये मानना है कि अगर वो आर्ट्स स्ट्रीम पढ़ते हैं दैट बिकम्स ईजी, हाउ फार इट इज़ करेक्ट? मैं खुद एक इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हूँ, मैंने भी आर्ट्स का सब्जेक्ट चूज़ किया था, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। बट ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आर्ट्स पढ़ते हैं तो इजी हो जाता है। आर्ट्स पढ़ते हैं तो आपको एक एज रहता है कि आपका बैकग्राउंड वही होता है जिसमें आप compete करने जा रहे हो। बट देन इस प्रिपरेशन का एक सिलेबस है, वो आर्ट्स हो ना हो, आपको उस सिलेबस को कवर करना है। आपको देखना है कि आप किस सब्जेक्ट में, ऑप्शनल एक सब्जेक्ट होता है जो आपको चूज़ करना होता है, तो आपको क्या ऑप्शनल चूज़ करना है, आपको वो देखना होता है। और वो ऑप्शनल आपको पसंद होना चाहिए, आपको पढ़ना अच्छा लगना चाहिए, आपके मन में चलते हुए वो ऑप्शनल आपके दिमाग में घूमना चाहिए कि ओके, अगर मैंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन रखा है तो मेरे आसपास हर जगह गवर्नमेंट है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कैसे काम करती है, क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या स्ट्रेंथ्स हैं, फिर अलग अलग थिंकर्स होते हैं। तो बेसिकली मैं आपको बस यही कहूँगा कि आपको अपनी प्रिपरेशन हर टाइम याद रखनी है कि मेरा कोई ऑब्जेक्टिव है। आपको अपना सिलेबस हर टाइम याद रखना है। आपको अपनी डेली की एक्टिविटीज़ में देखना है कि कौन सी चीज़ें आपकी लाइफ की आपके सिलेबस से रिलेट करती हैं। जब आप इतने ऑब्जर्वेशन अपनी लाइफ में रखते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी अपनी लाइफ एग्जाम्पल्स ही आपके आंसर बन जाती हैं और आप इस एग्ज़ाम को क्लियर कर पाते हैं। जी सर, एट लास्ट बट नॉट लीस्ट, कुछ एस्पिरेंट्स ऐसे होते हैं जो मेन प्रीलिम्स भी क्वालिफाई करते हैं, मेंस भी क्वालिफाई, एट द एंड ऑफ द डे जब वो इंटरव्यू में पहुंच जाते हैं दे कैन नॉट क्वालिफाई दैट इंटरव्यू। सो व्हाट्स द मैसेज फॉर दोज रेस्ट ऑफ द गाइज, हाउ टू बूस्ट देयर कॉन्फिडेंस? देखिए, ये एग्जामिनेशन 3 स्टेजेस में होता है। प्रीलिम्स क्वालिफाइंग स्टेज होता है, देन मेंस होता है, देन इंटरव्यू होता है। जो मेंस क्वालिफाई करता है उसका इंटरव्यू भी होता है। इंटरव्यू 275 मार्क्स का होता है। तो ऐसा नहीं है कि आपको इंटरव्यू ने बाहर कर दिया। आप इंटरव्यू में बाहर इसलिए हुए क्योंकि आपके मेंस में मार्क्स अच्छे नहीं है। मेंस में ऑलमोस्ट, अब मुझे अच्छे से याद नहीं, 2250 मार्क्स का मेंस होता है या 2225 मार्क्स का होता है। अगर आपके पास 2000 मार्क्स एक साइड है और एक साइड इंटरव्यू में जस्ट 275 मार्क्स हैं, तो आप मेंस में इतनी अच्छी पढ़ाई करें कि इंटरव्यू पे आपको रिलाई ही ना करना पड़े। इंटरव्यू सिर्फ आपकी सर्विस डिसाइड कर सकता है, इंटरव्यू आपकी सिलेक्शन डिसाइड नहीं करता। आपकी सिलेक्शन डिसाइड होती है मेंस में, और वो सारी चीज़ें आपकी जो कलम चला के आप अपने थॉट्स पेपर पे डालते हो उसके बेसिस पे आपको मार्क्स मिलते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप तैयारी घर से कर सकते हो। आपको टेस्ट सीरीज़ या फिर एटलीस्ट आपका एक ग्रुप होना चाहिए जहाँ पे आप अपने आंसर्स लिखो और एक दूसरे को चेक करा सको। उसके बेसिस पे आपकी रियल सिलेक्शन होती है। और इंटरव्यू में जो कॉन्फिडेंस की बात आप कर रहे हैं, देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि अगर किसी को तैयारी शुरू करनी है उसे सबसे पहले इंटरव्यू की तैयारी शुरू करनी है। बिकॉज अगर हम डिसाइड कर रहे हैं कि हम इस एग्जाम में जा रहे हैं तो हम किसी को कॉपी करके ना जाएं, हमें खुद बनना है तो हम जाएं। तो हमें सबसे पहले तो आंसर ये ढूंढना है कि हमें इस सर्विस में या इस एग्जाम के लिए अपेयर क्यों होना है। तो वो आपकी पर्सनैलिटी का एक ट्रेट बन जाता है और वही चीज़ें आपसे बाद में इंटरव्यू में पूछी जाती है कि भाई क्यों आए हो आप इस जगह पे। तो कहीं ना कहीं आपको सबसे पहले इंटरव्यू की तैयारी करनी है। और जब आप अपने आसपास सिलेबस, जो सिलेबस है आई वुड से वो लाइफ है,
मुझे जब मैं तैयारी भी करता था तो मैं यही अपने आप को कहता था, मैं सिलेक्ट हूँ ना हो, मेरी लाइफ इस सिलेबस ने बदल दी है, मेरी सोच इस सिलेबस ने बदल दी है। तो कहीं ना कहीं वो सोच, वो उसको एक सब्जेक्ट ना मान के उसको अपनी लाइफ का पार्ट मानिए, आपका इंटरव्यू उतना भी मुश्किल नहीं होगा। जी, तो लास्ट पर जो भी अभी एस्पिरेंट्स, जो ऑडियंस हमें देख रही है, इंटेलेक्चुअल्स हमें देख रहे हैं, तो उनके लिए क्या मैसेज रहेगी लास्ट पर, जो KS, IAS, IPS, IFS में जाना चाहते हैं लास्ट पर? मेरा आपसे यही मैसेज रहेगा, आप ये मत सोचिए कि मैं खुद एक IAS बन चुका हूँ तो मैं आपको बोलूँ कि नहीं IAS ही सब कुछ होता है। नहीं, मुझे ऐसे लगता है ये दुनिया है, इस दुनिया में हम कुछ टाइम के लिए आए हैं, हम सबको अपने अपने रूल्स निभाने हैं। कोई IAS होगा, कोई आपकी तरह जर्नलिस्ट होगा, कोई कुछ भी पोजीशन पे हो, हम सब का एक एक किरदार है, हम सब अपना अपना किरदार अच्छे से निभाएं, वही लाइफ है। क्योंकि एंड में जब हम शायद इस दुनिया से जा रहे होंगे, हम ये पूछेंगे अपने आप से कि हमने इस सोसाइटी में क्या कंट्रीब्यूट किया है, तो वो हम अलग अलग रोल में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। आपको इस एग्जाम में आना है, यू आर मोस्ट वेलकम। मैं भी गया था, मुझे भी एक मर्जी थी, मन था कि सर्विस कर सकूं। आज मेरी सोच ये कहती है कि सर्विस आप किसी भी तरह से कर सकते हैं, बट वो सर्विस आपको खुशी देनी चाहिए, वो आपको सेटिस्फेक्शन देनी चाहिए कि हाँ मेरा दिन आज का जो था उसका कोई मीनिंग था, मीनिंगलेस लाइफ नहीं होनी चाहिए। तो आई वुड जस्ट से, जो भी आप डिसाइड करें आपने लाइफ में करना है उसे अच्छे से करें, कोई भी चीज़ ऊंची या नीची नहीं होती। मेरी आप सबके साथ दुआएं हैं, बेस्ट विशेस हैं, आप बस अपनी लाइफ में अच्छे रहें और खुश रहें, वही एक लाइफ का पर्पस है। थैंक यू नाजरीन, ये थे हमारे साथ SDM उड़ीप। लेकिन नाजरीन, सबसे इमोशनल बात या सबसे इंस्पिरेशनल बात हमें ये लगी, एट द एंड ऑफ द डे इसने भी ये चीज़ कहा है, एक्सप्लेन अच्छी तरह किया, एट द एंड ऑफ द डे वी हैव टू लीव दिस वर्ल्ड, सो फाइनली व्हाट यू आर डूइंग, डू इट विद योर कॉन्फिडेंस। लास्ट पर इसने ये भी कहा है, जो भी लोग, जो भी एस्पिरेंट इसमें जाना चाहते हैं, वो अपने हार्डवर्क से, कॉन्फिडेंस से इसमें अप्लाई कर सकते हैं और बाद में सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो नाजरीन, इसके साथ साथ हम यहाँ हरविंदर सिंह जो IAS ऑफिसर है, इसका तहे दिल से शुक्रिया करते हैं, इसने हमें अपना कीमती टाइम दिया है हमसे बात करने के लिए। नाजरीन, हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान।